हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जो दिसंबर 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ है नेट का भूगोल का पेपर 2, उसका हम चर्चा कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और एक क्लास में हम 2 यूनिट से क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो पहला पार्ट था हमारा, उसमें हमने भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए थे उन पे चर्चा करी थी कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से हमारे नोट्स में वो क्वेश्चन है वो पुटअप हुए हैं, या क्लास में जो मैंने समझाया वहां से ये क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है उसमें हम समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल या पर्यावरण भूगोल जिसे हम कहते हैं उससे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस विषय में हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है वो आज का हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि हिंद महासागर में स्थित है निम्न में से कौन सा कटक है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो जब हम पहले की बात करते हैं कार्लसबर्ग कटक, तो यही आपका कहाँ पे पाया जाता है, हिंद महासागर में पाया जाता है। तो सही आंसर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से क्लास में और नोट्स में दोनों में ही पढ़ा था। तो मैंने हिंद महासागर की कटक पूरा डायग्राम बनाया हुआ, उत्तर में, मध्य में, दक्षिण में और अरब सागर को विभक्त करने वाला कार्लसबर्ग कटक यहाँ पर दिया हुआ है। तो अच्छे से हमने इसको बनाया है। उसके बाद में अलग वाले भी बनाए हैं, टोटल 12 कटक इसमें बढ़े हैं और ये 10वें नंबर पर आपका कार्लसबर्ग कटक है और यहाँ पे दिया हुआ है भारत और अफ्रीका के मध्य में ये पाया जाता है। ये इसमें है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हिंद महासागर की द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो डियोगो गार्सिया है, कोकोस है, स्क्रोटा है और रियूनियन है। तो इन द्वीपों को हमने अच्छे से पढ़ा है क्लास में भी, विभिन्न जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट उन सबको बताए। क्लास में भी बहुत सारे वेरियस डायग्राम हमने हिंद महासागर वाले में चैप्टर में बनाए थे, कटक वाले अलग बनाए थे, द्वीप वाले अलग बनाए थे। और मैंने उनका क्रम भी आपको लिखवाया था कि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है और आपने कराई होगा अच्छे से और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट भी आप करके आए होंगे। तो ये सबसे ऊपर उत्तर से दक्षिण में स्क्रोटा, तो सी ए, कोकोस आ जाएगा, लास्ट में कौन सा आ जाएगा, रियूनियन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, टू आंसर आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्वीप प्रमुख द्वीप थे, इन द्वीपों को हमने जमाया भी था अच्छे से क्लास में। ठीक है, फिर आते हैं सूची और उनको देशांतर। तो ये क्या है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन आए थे और इनको हमने बार बार जब हम ओशनोग्राफी या विश्व के विषय में चर्चा कर रहे थे तो इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था। जैसे हम अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में जानते हैं, तो वो कहाँ से निकलती है, बेरिंग सागर से निकलती है। प्रधान माध्यम के बारे में देखे थे, तो वो कहाँ से निकलती है, गिनी की खाड़ी से निकलती है। तो इतना अगर आपको दो पता है तो ए में क्या आ जाएगा 4 और सी में आ जाएगा 2, तो फिर ये दोनों ही मैच हो रहे हैं ना, बताओ। फिर अगर हम देखें तो ये कौन सा है, देशा अक्षांश है और ये देशांतर है। तो ये अक्षांश कहाँ से गुजरता है, केस्पियन, ओ सॉरी, 50 डिग्री ईस्ट है, ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर है। 50 डिग्री ईस्ट है वो केस्पियन सागर से आपका गुजरेगा। हाँ, केस्पियन सागर से गुजरेगा। तो ए में आ जाएगा, डी में आ जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। यानी आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी से 40 डिग्री ईस्ट वाला जो देशांतर वो आपका गुजरेगा। तो इस तरह से अगर हम जमाए तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, 4। ठीक है, निश्चित रूप से कारपेंट्रिया की खाड़ी वाले अक्षांश के बारे में हमारी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा आप अगर देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा पे चर्चा हुई हुई है क्लास में, प्रधान माध्यान्ह रेखा के बारे में और केस्पियन सागर वाले क्षेत्र के बारे में भी चर्चा हुई हुई है। ठीक है, तो ये 3 के बारे में चर्चा हुई है। फिर आते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये फैक्चुअल भी है और इसमें थोड़ा सा ट्रिकीनेस भी है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव की तुलना में कितना होता है, 46% ही होता है। तो हमें पता है कि ज्वार भाटा में चंद्रमा का प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है और सूर्य का कम होता है, ये भी यही बोल रहे हैं, लेकिन परसेंटेज कितने हैं, 46। तो इसके बारे में हमारी चर्चा हुई हुई है। सूर्य चंद्रमा से 17 मिलियन गुना बड़ा है और परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में कितना दूर है, 287 गुना दूर है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, महासागर में लवणता मुख्यतः अक्षांश से नियंत्रित है, अतः विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। ठीक है, और डायटम और रेडियो लेरियन सीलियन
सिलिकॉन उज है। तो इन उजों के बारे में मैंने बताया था, सी रेडा पढ़ लेना, सी रे और डा, यानी सिलिकॉन वाले में कौन से हो जाएंगे, सिलिकॉन वाली यूज में रेडियोलेजन और डायटम। तो ये सही है स्टेटमेंट। लवणता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, वेरियस कारक है, अक्षांश नहीं है। और विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा लवणता होती भी नहीं है, ये भी हमने विस्तार से पढ़ा था, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम देखें कि हमारा डी सही है और सी गलत है, तो सी गलत है तो ये भी गया, है ना, और डी सही है। अब हमें इन दोनों में डिसीजन लेना है, तो ये वाला निश्चित रूप से आपका गलत है। यहाँ पे 400 गुना के आसपास होता है दूरी, तो सही आंसर हो जाएगा ये, और आपका ए और डी आपका सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 आपका है वो इसमें सही रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे लवणता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हमने पढ़े थे, नदियां, पवनों की दिशा, अक्षांश और इस तल से घिरे हुए सागर। और अगर निक्षेपों की बात करें तो उनमें पढ़े था सिलिकॉन वाले में सी, रे और डा। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में आते हैं धाराओं के बारे में। तो धाराओं के बारे में तो इतना विस्तार से देखते हैं अपन, है ना। तो धाराओं में क्या बोलना चाह रहा है कि तीव्रतम और गहनतम जियो स्ट्रोपिक धाराएं महासागरीय बेसिन की पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। तो ये सही बात है, गलत बात। तेज धाराएं, ड्रिफ्ट, है ना, जब हम धाराएं पढ़ रहे थे तो जेट स्ट्रीम और ड्रिफ्ट दो चीजों के बारे में मैंने बताया था, और मैंने बोला था कि स्ट्रीम जहां पर हम बात करते हैं तो वो तीव्र होती है, तेज होती है, ड्रिफ्ट होती है वो धीरे धीरे चलती है ना। जो तेज चलेगी वो नियमित रूप से एक दिशा में चलेगी, जो ड्रिफ्ट होती है वो धीरे धीरे चलेगी, तो उसमें भटकने की संभावना ज्यादा होती है। तो यही चीज हमने देखा था। और तीव्र गहन जियोस्पेटिक धाराएं महासागरीय बेसिनों के पश्चिमी सीमाओं पे चलती है, और ये भी सही है। जो स्ट्रीम होती है वो कहाँ पे चलेगी, इधर से चली धाराएं और इधर, तो जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, ये ब्राजील वाली होगी, तो ये पश्चिमी सीमा पे चल रही है, तो ये बात सही है। पश्चिमी सीमा पर धाराएं अधिक केंद्रित और पूर्वी सीमाओं पर धाराएं अधिक प्रसारी। केंद्रित नहीं, एक दिशा में, निश्चित दिशा में चलने वाली। तो ड्रिफ्ट है वो स्ट्रीम है, तेजी से चल रही है तो निश्चित दिशा में चलेगी, और ड्रिफ्ट है तो वो धीरे धीरे चलती है, तो उसमें भटकने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही। पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है, तो ब्राजील वाली धारा है वो सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी धारा है, गल्फ स्ट्रीम। ये पढ़ा है अपन ने बहुत बार कि गल्फ स्ट्रीम वाली सबसे बड़ी धारा है। केनेरा, केनरी बैंक वाला और हम बोल्ट वाली धाराएं पूर्वी सीमा पर, तो केनरी इधर आ जाती है, बेंगुला इधर आ जाती है, और हम बोल्ट वाली धारा इधर प्रशांत महासागर में आ जाती है। लेकिन ये तीनों ही पूर्वी सीमा पर हमें देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो ए, बी और डी ये आंसर आपका रहेगा, ए आंसर का सही रहेगा इसमें। तो ये इन क्वेश्चंस पर आपके क्लास में बहुत बार हमने चर्चा करी है, अच्छे से मैंने इन चीजों को समझाया है, तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। और अब चलते हैं कि रिसर्चर बैच है, जिन बच्चों का सपना है कि हमें रिसर्च में आगे जाना है, पीएचडी करनी है, जेआरएफ लेना है, तो उन सभी बच्चों के लिए रिसर्चर बैच हमारा है वो चल रहा है, जो लाइव भी रहता है और उसमें साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहती है। इसमें आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ पेपर 1 की क्लासेस भी अवेलेबल रहती है, दोनों ही क्लासेस इसमें अवेलेबल रहती है। इसमें क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगी। क्लास के साथ साथ इसमें ज्योग्राफी के आपके कंप्लीट नोट्स हैं वो दिए जाएंगे। 17 बुक्स हैं, बुकलेट है वो इसमें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस तरह से ये बुकलेट रहती है, जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं हम यहाँ से ये बुकलेट आपके एड्रेस पे कोरियर कर देंगे, पूरा जो सेट है वो। तो जिससे क्या होगा कि आप क्लास जब लेंगे तो आपके सामने, आपके साथ में ये नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, नोट्स बनाने की आपको टेंशन नहीं रहती। जो क्लास में कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको 17 बुकलेट के साथ में आपको एक पीवाईक्यू वाली बुक भी रहती है। तो मैं जैसे ही बोलता हूँ कि जैसे ही हम क्या करते हैं, बुकलेट लेते हैं, हम क्लास लेते हैं, आप क्लास ले रहे हो, जैसे आप बुक कंप वाली क्लास ले रहे हो तो बुक कंप यहाँ से निकाला, पढ़ा, क्लास ली, ठीक है, और साथ ही पीवाईक्यू वाली बुक में से 2004 से 23 तक के जितने भी भूकंप वाले क्वेश्चन आए हैं वो आपने सॉल्व कर लिए। तो उससे आपको फायदा रहेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि टॉपिक क्या है, नेट में किस इस तरह का है, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, और नेट में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, और एक आप कॉम्प्रिहेंसिव रूप से एक अच्छे से तैयारी
कर पाएंगे और जून वाली एग्जाम के लिए आप बेहतरीन रूप से तैयार हो पाएंगे दोस्तों। तो ये रहता है। उसके अलावा आपके पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी आपको रहता है और टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल रहती है। और ये सभी चीजें आपको मात्र 6,000 रुपए में अवेलेबल है। कितने में? 6,000 रुपए में अवेलेबल है। इसको अगर आप वन टाइम अगर पे नहीं कर सकते तो आप उसे दो में भी कर सकते हैं। 3500 और 2500 के दो अमाउंट में भी आप इसे पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा है। और भी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी 22 जनवरी से बैच स्टार्ट है, जिसमें मानव भूगोल के सिद्धांतों से क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जुड़े। इसमें भी आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें अकॉर्डिंग टू आरपीएससी सिलेबस इसमें अवेलेबल करवाया जाता है। और साथ ही साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज है वो 25 जनवरी से स्टार्ट है, जिसमें आपके 25 टेस्ट रहने वाले। 18 टेस्ट है वो यूनिट वाइज रहेंगे और उसके साथ में 7 टेस्ट है वो फुल टेस्ट रहेंगे। शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पर या हमारी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, तो जल्दी करें। उसके साथ साथ ही जो बच्चे पीवाईक्यू की बुक लेना चाहते हैं या फिर नोट्स अलग से लेना चाहते हैं कि सर हमें नोट्स ही चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। वो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट कौन सा है? जीव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड दर्शाता है, यानी उल्टा पिरामिड कौन सा है? जीव भार का एक पेड़ का अनियमित होता है, घास भूमि का सीधा वन सीधा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र वाला कैसा होता है? आपका उल्टा पिरामिड होता है। उसे अपने नोट्स में अच्छे से आपको दिखा रखा है। जलीय पिरामिड कैसा होता है? उल्टा पिरामिड इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जीव भार के आधार पर, वजन के आधार पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। मृदा निर्माण प्रक्रम और जलवायु। तो कौन सी जलवायु में कौन सा प्रक्रम है वो निर्माण का चलता है? तो लेटराइजेशन वाली प्रोसेस कहाँ पे चलती है? उष्ण आर्द्र में। पोर्जिलाइजेशन वाला कहाँ पे चलता है? आर्द्र शीतोष्ण में। ग्लेनाइजेशन वाला अति आर्द्र, और कैल्सीकरण अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में चलता है। तो अगर हम इसे इस तरह से देखते हैं तो ए में 2, बी में 1, तो आपका कौन सा आंसर हो जाता है? 4 आंसर आपका सही रहता है। ठीक है, तो 4 नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। और इसमें हमने पूरे प्रोसेस वो अच्छे से पढ़ी थी कि लेट पोर्जोलीकरण क्या है, केल्सीकरण क्या है, लवणीकरण क्या है, ग्लेकरण क्या है और सिलिकायन क्या है। सभी की सभी प्रोसेस अच्छे से दी गई है। फिर आते हैं नेक्स्ट, केल्प वन कौन से पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं? तो इनके बारे में भी जाना था। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में ये पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी जो होते हैं उन्हें ही आप केल्प वन के रूप में बता सकते हैं, तो ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद में मृदा परिच्छेदिकाओं के बारे में जाना था। तो मृदा परिच्छेदिकाएं हैं वो क्या होती है? ओ स्तर पर सबसे इसमें अधिकतर धरातल पर कचरा और अधिकांश सड़ा हुआ जीवित पदार्थ मिलता है। सही बात है। ए स्तर, ए संस्तर इसे सामान्यतः ऊपरी मृदा कहा जाता है। ये भी सही बात है। ई संस्तर पर मृदा सबसे निचलम सतह है जिसमें मुख्यतः जनन सामग्री होती है। गलत। और बी स्तर में निश्चालन का क्षेत्र है जो ऊपरी मृदा तथा निचली उपजाऊ सतहों के बीच पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या रहता है? गलत रहता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 में 4 आंसर ए और बी आपका क्या रहता है? सही रहता है। तो ये इसको अपन ने मृदा परिच्छेदिकाओं वाले टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा था। ए बी सी डी इस तरह से पूरे, और ओ, इन सबको हमने अच्छे से जाना था। फिर आते हैं UNREDD+ से संबंधित है। ये SDG 6 का भाग है, तो SDG 6 का भाग नहीं है, ये है। ठीक है, तो इस SDG 6 में भुखमरी से इनसे संबंधित आपको दिया गया है। ये कल वाली स्लाइड में मैंने बताया था SDG के सारे जो थे उनको। ये 2001 में शुरू हुआ कोप एजेंडे में, तो ये देखो 2007 में इस पर तो क्या ली गई? एक्शन प्लान स्वीकार किया गया। 2010 तक जाते जाते इसे अप्रूव किया गया। तो ये भी नहीं होगा। इसमें वनों के संबंधित जलवायु बचाव, ये सही बात है, वनों को बचाने के लिए लिया गया है।
इसका अर्थ विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन संरक्षण को के से उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। तो ये भी सही बात है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, दो, सी और डी आपका रहने वाला है। इसके बारे में हमने अच्छे से जाना, नए वन लगाना, अंतरराष्ट्रीय मदद करना, वनों को न काटना, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, बड़े आकार की पौधों, बड़े आकार के पौधों की घनी जनसंख्या वाले वनों का अर्थ आवश्यक नहीं कि वन प्राथमिक उत्पादकता में भी अधिक दक्ष हो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। सही बात है, बड़े आकार के पेड़ हो, घनी जनसंख्या वाले वनों का अर्थ आवश्यक नहीं है कि वन क्या हो, प्राथमिक उत्पादकता में भी उतने ही दक्ष माने जाए। उत्पादक आकार प्राथमिक उत्पादन की दक्षता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ये बिल्कुल गलत है। उत्पादन के आकार का प्राथमिक उत्पादकता से कोई भी संबंध नहीं है। ऊर्जा का नियत उत्पादन का निर्धारण, ये ऊर्जा ही उत्पादन को निर्धारित करती है। ये तो हम अभी पढ़ भी रहे हैं एनवायरनमेंट में, है ना। शीतोष्ण वनों की कुल प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वनों से, शीतोष्ण वनों की उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक हो सकती है क्या? सबसे ज्यादा ऊर्जा वहां पे आती है, सबसे ज्यादा प्रकाश वहां पे आता है, सबसे ज्यादा जल वहां पे मिलता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादकता भी वहां पे होगी। ये भी गलत हो जाएगा, ए और सी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। सीधा सीधा नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन ये सारी चीजें हमने चर्चा करी है। ठीक है, और अभी जो बायोम पढ़ रहे हैं, तो बायोम में भी हम इस चीज के बारे में जान रहे हैं अच्छे से। फिर आ जाता है नी, विश्व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रयुक्त हार्वेस्ट विधि और शुद्ध प्राथमिक उत्पादक पर विभाजित किया है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ओडम इसमें आंसर हो जाएगा। तो ओडम ने है विश्व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रयुक्त हार्वेस्ट विधि तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर विभाजित किया है। फिर आ जाता है रोगों के संदर्भ में, तो सबके बारे में बताया था, सही नहीं है। लेथेरी रुग्णता या खेसारी तंबाकू के अतिरिक्त सेवन से होता है, तो ये घास से होता है, तंबाकू से नहीं होता। इसके अलावा ये जैसे इन्फ्लेटाइटिस जो सिंड्रोम है, चमकी बुखार या दिमागी बुखार बोलते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना था। बेरी बेरी विटामिन से और चर्मग्राह नियासिन की कमी से होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, गलत वाला बताना था। बाकी इन सारे रोगों के बारे में हमने जाना था, आर्सेनिक से, फ्लोराइड से, पारा से, नाइट्रेट से और केडमियम से होने। और इनमें मैंने ये जापानी इन्फ्लेटाइटिस वगैरह इन सब के बारे में भी आपको क्लास में बताया हुआ है। आता है पारिस्थितिक तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं को प्रदर्शित करने वाले इकोक्लाइन अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। देखो हमने बताया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को हमेशा दर्शाने के लिए प्रवणता का यूज लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमने अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ी है। शहरी क्षेत्र में से दूर दूर जाते हैं तो किस तरह से परिवर्तन आता है, तो वो भी प्रवणता में यूज में लेते हैं, ढाल में। और सभी क्षेत्र में हम प्रवणता के रूप में यूज में लेते हैं, और ये चीज मैंने आपको बार बार बताई थी। तो पारिस्थितिक तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं को किस रूप से जानेंगे, प्रवणता विश्लेषण के रूप में जानेंगे। फिर उसके बाद में लाते हैं खाद्य श्रृंखला का जीवों का सही क्रम आपको पहचानना था। तो सही क्रम इसमें आ जाएगा, सबसे डाइटम, फिर बर्नाकल लावा, एरोक्रमी और हेरिंग जो मछली है वो सबसे लास्ट में आपके आएगी। आना तो इसी को सा मछली थी, तो सबसे लास्ट में आना था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, और फिर यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बारे में भी हमने डिटेल से बताया था। यूएनएफसीसी कब बना, कौन से सन में बना, कहाँ पे इसका पहला सम्मेलन हुआ, तो बॉन जर्मनी में ही इसका पहला सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा, ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और आपके जितने भी डाउट है उनके क्लियर हुए होंगे, है ना। तो आई होप, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, धन्यवाद।